हम लोग मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ रहे थे और प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। अब प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट का जो हमारे पास मेटाबॉलिज्म था उसके अंदर हमने प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म के बारे में अमोनिया की जो फॉर्मेशन हो जाती है जिसके अंदर हमारे पास कार्बोक्सिलेशन और डीएमिनेशन और हमारे पास अमोनिया ट्रांसफर जैसे जो प्रोसेसेस हैं हमने उनके बारे में पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है, जो लास्ट स्टेप आता है हमारे पास अमोनिया के मेटाबॉलिज्म के अंदर, दैट इज यूरिया साइकिल या फिर यूरिया फॉर्मेशन। अभी यूरिया साइकिल की जो इम्पोर्टेंस है वो हमने डिस्कस करी थी। क्या होता है हमारे पास कि अमोनिया जो होता है इट इज हाईली टॉक्सिक, ठीक है। और हमारे पास जब हमारे पास अमीनो एसिड्स का बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है तब हमारे पास अमोनिया की फॉर्मेशन होती है और अमोनिया हमारे पास हाईली टॉक्सिक है। अब ये जो यूरिया साइकिल हमारी बॉडी में होता है, यूरिया साइकिल हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी कि अमोनिया को एक हार्मलेस नॉन टॉक्सिक वाटर सॉल्युबल यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर देना। अब जो ये यूरिया साइकिल होती है ये हमारे पास लिवर के अंदर कैरी आउट होती है। सो लेट्स स्टडी कि हमारे पास यूरिया साइकिल जो है वो कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले हमारे पास यूरिया साइकिल के अंदर जो फर्स्ट स्टेप आता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट। तो हमारे पास यूरिया साइकिल के अंदर सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट। अब ये जो कार्बामाइल फॉस्फेट की फॉर्मेशन होती है इसके अंदर होता क्या है, हमारे पास जो फर्स्ट ये कैसे पॉसिबल हो पाता है कार्बामाइल फॉस्फेट की जनरेशन। जो अमोनिया होता है, अमोनिया कंबाइंस विद CO2। अब ये जो CO2 कहाँ से आ रहा है हमारे पास, हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस पढ़ा था कि हमारे पास अमीनो एसिड्स के ऊपर जो डीएमिनेसेस एंजाइम्स होती हैं वो डीकार्बोक्सिलेसेस एंजाइम्स होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे अमीनो एसिड के ऊपर एक्ट करती हैं और हमारे पास CO2 और एक अमीन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो जो वो CO2 जनरेट होता है हमारे पास या बॉडी में कहीं और से भी हमारे पास जो CO2 जनरेट होता है वो क्या करता है, अमोनिया जो हमारे पास ट्रांसएमिनेशन डीएमिनेशन से रिलीज होता है और लिवर के अंदर हमारे पास ट्रांसपोर्ट होता है, वहां से उसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया के साथ कंबाइन करता है और क्या होता है हमारे पास कार्बामाइल फॉस्फेट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये जो कार्बामाइल फॉस्फेट की फॉर्मेशन होती है इसके लिए जो हमारे पास एंजाइम रिस्पांसिबल होती है दैट इज नोन एज कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज। So the enzyme which is responsible for the synthesis of carbamyl phosphate is known as carbamyl phosphate synthetase. So CO2 और अमोनिया हमारे पास कंबाइन करेंगे, कार्बामाइल फॉस्फेट की हमारे पास जनरेशन हो जाएगी और हमारे पास क्या हो जाएगा, कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम जो है इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगी। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हमारे पास 2 ATP मॉलिक्यूल्स कंज्यूम हो जाते हैं। सो हमारे पास जो ये कंडेंसेशन रिएक्शन है जिसके अंदर अमोनिया और CO2 जो है ये कंबाइन कर रहे हैं, इस रिएक्शन के लिए हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और 2 ATP के मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारे पास कंज्यूम हो जाते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेटेज। अब इस रिएक्शन के लिए हमारे पास N-एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड और बायोटिन जो है ये दोनों हमारे पास एज अ कोफैक्टर रिस्पॉन्स हमारे पास नेसेसरी होता है। तो हमारे पास क्या क्या चाहिए होता है, बायोटिन और N-एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड। N-एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड और बायोटिन के बारे में भी हमने जब हम विटामिन के बारे में पढ़े थे तब पढ़ा था कि बायोटिन हमारे पास बहुत सारी रिएक्शंस के अंदर एज अ कोफैक्टर वर्क करता है। तो हमारे पास कहाँ पे बायोटिन एज अ कोफैक्टर वर्क कर रहा है, कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज के साथ हमारे पास एज अ कोफैक्टर वर्क कर रहा है और उसके अलावा हमारे पास N-एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड भी हमारे पास एज अ कोफैक्टर वर्क करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट। अब उसके बाद हमारे पास आता है कार्बामाइल फॉस्फेट की जब फॉर्मेशन हो जाती है, नेक्स्ट स्टेप होता है कार्बामाइल फॉस्फेट जो है वो सिट्रुलिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब कार्बामाइल फॉस्फेट हमारे पास सिट्रुलिन के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है, कार्बामाइल फॉस्फेट जो है ये ऑर्निथिन के साथ बाइंड करता है। सो इट कार्बामाइल फॉस्फेट बाइंड्स विद ऑर्निथिन एंड फॉर्म्स सिट्रुलिन। अब जब हमारे पास ऑर्निथिन के साथ बाइंड करता है कार्बामाइल फॉस्फेट तो इस रिएक्शन के लिए जो एंजाइम हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती है दिस
ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज। तो ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन। जब हमारे पास सिट्रुलिन की फॉर्मेशन हो जाती है, अब ये जो सिट्रुलिन फॉर्म होता है ये हमारे पास क्या करता है, एस्पार्टेट के साथ कंबाइन करता है। नेक्स्ट जो स्टेप है, सिट्रुलिन कंबाइंस विद एस्पार्टेट एंड फॉर्म्स आर्जिनोसक्सिनेट। और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट जो एंजाइम हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती है दैट इज आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। सो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट क्या होता है हमारे पास, आर्जिनोसक्सिनेट का ब्रेकडाउन हो जाता है या फिर लाइएजेस हो जाता है। हमने जब एंजाइम्स का चैप्टर पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि हमारी जो एंजाइम्स हैं, वन ऑफ द टाइप ऑफ एंजाइम्स जो होती है दैट इज लाइएजेस एंजाइम्स। अब लाइएजेस एंजाइम जो होती है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ब्रेक डाउन कर देती है हमारे पास। तो जो हमारा आर्जिनोसक्सिनेट है इसकी हमारे पास ब्रेक डाउन हो जाती है और हमारे पास फॉर्म हो जाता है आर्जिनिन और फ्यूमरेट। तो इसके लिए एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल होती है दैट इज आर्जिनोसक्सिनेट लाइएजेस। अब जो आर्जिनिन फॉर्म होता है हमारे पास, आर्जिनिन की फर्दर हमारे पास ब्रेक डाउन हो जाती है जिसके लिए हमारे पास जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है दैट इज आर्जिनेज और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है यूरिया और ऑर्निथिन की। और यही जो ऑर्निथिन है ये हमारे पास वापस से कार्बामाइल फॉस्फेट के साथ बाइंड करता है और हमारे पास सिट्रुलिन की फॉर्मेशन हो पाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट यूरिया साइकिल। अब इसके अंदर वन स्टेप जो हमारे पास रह गया कि जब हमारे पास सिट्रुलिन और एस्पार्टेट कंबाइन करता है तब भी हमारे पास एक एटीपी जो है वो कंज्यूम होता है। तो हमारे पास फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन यूरिया मॉलिक्यूल फ्रॉम अमोनिया वी रिक्वायर 3 ATPs। तो हमारे पास 3 ATPs जो कि 3 ATP के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक यूरिया के मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के अंदर कंज्यूम हो जाते हैं। तो यूरिया साइकिल एक बार फिर से हम थोड़ा सा रिकैप लेते हैं क्या होता है यूरिया साइकिल के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से आता है वो हमारे पास कंबाइन करता है अमोनिया से जो कि ट्रांसएमिनेशन या डीएमिनेशन रिएक्शन से आता है। तो ये जो दोनों हमारे पास कंबाइन करते हैं फॉर द कॉम्बिनेशन हमारे पास जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है दैट इज कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है कार्बामाइल फॉस्फेट की। अब ये जो रिएक्शन होती है फॉर दिस हमारे पास 2 ATP के मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसके अलावा बायोटिन और एन-एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड जो है एज अ कोफैक्टर नेसेसरी होते हैं। अब सेकेंड जो हमारे पास स्टेप है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन। अब सिट्रुलिन का फॉर्मेशन कैसे होता है हमारे पास कार्बामाइल फॉस्फेट से। कार्बामाइल फॉस्फेट जो है वो हमारे पास ऑर्निथिन के साथ बाइंड करता है। कार्बामाइल और ऑर्निथिन हमारे पास जब बाइंड करेंगे the enzyme they will require is ornithine transcarbamylase। ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज की प्रेजेंस में हमारे पास सिट्रुलिन की फॉर्मेशन हो जाएगी और सिट्रुलिन से हमारे पास आर्जिनोसक्सिनेट की फॉर्मेशन होती है। सिट्रुलिन से आर्जिनोसक्सिनेट की फॉर्मेशन कैसे होती है, सिट्रुलिन जो है ये एस्पार्टेट के साथ बाइंड करता है और हमारे पास आर्जिनोसक्सिनेट की फॉर्मेशन हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज और हमारे पास 1 ATP का मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होता है। सो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट क्या होता है हमारे पास, आर्जिनोसक्सिनेट जो है इसकी लाइएजेस हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू 2 सेपरेट मॉलिक्यूल्स। हमारे पास आर्जिनिन की फॉर्मेशन हो जाती है और फ्यूमरेट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये जो आर्जिनिन होता है, आर्जिनिन हमारे पास क्या होता है, फर्दर हमारे पास आर्जिनेज एंजाइम जो है उसको वो ब्रेक डाउन करती है आर्जिनिन को और हमारे पास यूरिया और ऑर्निथिन की फॉर्मेशन हो जाती है। ऑर्निथिन हमारे पास सेकेंड स्टेप में फिर से यूरिया साइकिल के अंदर एंटर कर जाती है और हमारे पास यूरिया की फॉर्मेशन हो जाती है विद द कंजम्पशन ऑफ 3 ATP मॉलिक्यूल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट यूरिया साइकिल। और हमारे पास यूरिया जो है वो हमारी किडनी में पहुंच जाता है, किडनी से हमारे पास जब ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करता है किडनी में चला जाता है तो किडनी से हमारे पास यूरिन के अंदर चला जाता है और हमारे पास एक्सक्रीशन हो जाती है प्रोटीन्स की। अब उसके अंदर हमारे पास जो ये बीच में फ्यूमरेट की फॉर्मेशन हो रही है या फिर हमारे पास जो भी थिंग्स हैं जो हमारे पास
इंटरमीडिएट जितने भी सब्सटेंसेस हमारे पास फॉर्म होते हैं, जब डीएमिनेशन रिएक्शन होता है, तो जब हमारे पास कीटो एसिड फॉर्म होता है, या फिर जब हमारे पास ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन होता है तो अमीनो एसिड्स की जनरेशन होती है, वो हमारे पास जो प्रोटीन का एनाबॉलिज्म जब हमने पढ़ा, एनाबॉलिज्म के अंदर फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूअर प्रोटीन्स हमारे पास ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स हैं ये रिक्वायर्ड होते हैं और ये हमारे पास वहाँ पे कंज्यूम हो जाते हैं। सो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, वो आता है इनबॉर्न या फिर इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म या फिर एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स। अब एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स क्या होता है या फिर इनबॉर्न एरर्स कौन से होते हैं? तो हमारे पास बहुत बार ऐसे होता है कि इनहेरिटेड कुछ एरर्स आ जाती हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर। ये या तो हमारे पास जेनेटिक डिफिशिएंसी की वजह से आ जाती है, कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स की जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड होती हैं पर्टिकुलर मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए। और जब हमारे पास ये एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होती, जेनेटिकली हमारे पास एंजाइम्स जो है वो उनकी डेफिशिएंसी होती है और हमारे पास रिएक्शंस जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाते, तो क्या होता है हमारे पास कुछ मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज राइज हो जाती है। अब ये जो मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज राइज होती हैं ये हमारे पास थ्रू आउट द लाइफ रहती है। सो क्या होता है हमारे पास प्रोटीन्स का जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म अभी हमने पढ़ा कि यूरिया साइकिल होता है, ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस होती हैं। सो अभी हमारे पास ये जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड है फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स, सो अगर जेनेटिकली हमारे पास ये एंजाइम्स प्रेजेंट ना हो बॉडी के अंदर तो हमारे पास क्या हो जाता है, कुछ एरर्स या फिर मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज थ्रू आउट द लाइफ पेशेंट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और इस एबनॉर्मेलिटीज को और ये जो एबनॉर्मेलिटीज है ये हमारे पास जो सब्सिक्वेंट जनरेशन आती है वहाँ तक हमारे पास ट्रांसफर होते हैं क्योंकि ये जेनेटिकली कोडेड होता है। अब ये जो हमारे पास एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है तब हमारे पास क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स का, जो कि हमारे पास एबनॉर्मेलिटीज को हमारे पास क्या हो जाता है कि एबनॉर्मेलिटीज के अंदर हमारे पास उसको एड करता है या प्रेसिपिटेट करता है। तो और उसके अलावा हमारे पास जब ये हमारे पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स की जब हमारे पास एक्यूमुलेशन आती है तो यूरिनरी एक्सक्रीशन जो है इन प्रोडक्ट्स का वो भी इंक्रीज हो जाता है। और जब हमारे पास और ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं ये टॉक्सिक भी हो सकते हैं और हमारे पास वेरियस डिसीजेस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमारे पास मेजर हमारे पास जो प्रोटीन एबनॉर्मेलिटीज की वजह से जो डिसीजेस देखने को मिले हैं, कौन से एरर्स हैं हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास आता है फिनाइल कीटोन यूरिया। अब फिनाइल कीटोन यूरिया जो है दैट हैपेंस ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज। और उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो डिसीज है, दैट डिसऑर्डर है, दैट इज टायरोसाइनोसिस। अब टायरोसाइनोसिस क्या होता है हमारे पास? इट अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट हाइड्रोक्सिलेज। टायरोसाइनोसिस occurs due to the deficiency of enzyme para hydroxy phenyl pyruvate oxidase। अब उसके अलावा हमारे पास एल्केप्टोन यूरिया हो जाता है। एल्केप्टोन यूरिया जो है it occurs due to the deficiency of homogenetic oxidase। अब उसके अलावा हमारे पास एल्बिनिज्म हो जाता है और एल्बिनिज्म हमारे पास कॉज होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम टायरोसाइनेज। तो बेसिकली हमारे पास जो ये डिसऑर्डर्स हैं ये सारे डिसऑर्डर्स हमारे पास फिनाइल कीटोन जो हमारे पास फिनाइल एलानिन होता है, फिनाइल एलानिन हमारे पास एक अमीनो एसिड है। तो फिनाइल एलानिन का जो हमारे पास मेटाबॉलिज्म होता है जब उसके अंदर हमारे पास डिस्टर्बेंसेस हो या फिर उसकी जो एंजाइम्स है उसके अंदर हमारे पास एफिशिएंसीज हो तो उसके अंदर हमारे पास जनरली जो जितनी भी हमारे पास ये डिसीजेज हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं ड्यू टू द एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स वो देखने को मिलती है। अब फिनाइल एलानिन बहुत इंपॉर्टेंट एक अमीनो एसिड है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के अंदर आता है और जो फिनाइल एलानिन है ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड्स लाइक एड्रेनालिन की जो सिंथेसिस होती है, नॉरेड्रेनालिन की जो सिंथेसिस होती है, डोपामीन की जो सिंथेसिस होती है, उसके अलावा थायराइड हार्मोन की जो सिंथेसिस होती है और हमारे पास मेलानिन की जो सिंथेसिस होती है। इन सारे कंपाउंड्स की सिंथेसिस के लिए हमें फिनाइल एलानिन रिक्वायर्ड होता है।
अब ये जो फिनाइलएलानाइन है, अगर ये मेटाबोलाइज होगा तभी हमारे पास स्टार्टिंग प्रोडक्ट्स आएंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामीन और थायराइड हार्मोन और मेलानिन। तो हमारे पास क्या हो जाता है कि जब हमारे पास फिनाइलएलानाइन मेटाबोलाइज होता है तो हमारे बॉडी में कैसे मेटाबोलाइज होता है, क्या पाथवे रहता है। फिनाइलएलानाइन जो है ये फिनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। टायरोसिन ट्रांसएमिनेज की प्रेजेंस में पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड जो है ये होमोजेनेसिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक ऑक्सीडेज। और होमोजेनेसिक एसिड जो है ये हमारे पास फ्यूमेरिक एसिड और एसिटोएसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ होमोजेनेसिक एसिड ऑक्सीडेज। और ये जो हमारे पास होमोजेनेसिक एसिड है या फिर फ्यूमेरिक एसिड है, एसिटोएसिटिक एसिड है, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड है, ये जो सारे इंटरमीडिएट्स हैं ये हमारे पास फर्दर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन। और एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर, डोपामीन जो हो गया, ये सारे हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमिटर्स हैं। तो बेसिक हमारे पास जो रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर चलती हैं फॉर देयर जो जितने भी हमारे पास सिग्नल ट्रांसडक्शन होती है तो उसके अंदर हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, और उसकी सिंथेसिस के लिए हमारे पास फिनाइलएलानाइन रिक्वायर्ड होता है। अब हमारे पास अगर फिनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है जब उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तब क्या हो जाएगा, हमारे पेशेंट के अंदर फिनाइल कीटोन यूरिया हो जाएगा। अब जब हमारे पास फिनाइलएलानाइन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा तब हमारे पास क्या हो जाएगा, फिनाइल कीटोन यूरिया हो जाएगा। सो हमारे पास टायरोसिन की फॉर्मेशन नहीं होगी। अब जब हमारे पास फिनाइलएलानाइन जो है वो टायरोसिन के अंदर फॉर्म नहीं होगा तो क्या हो जाता है, अल्टरनेट पाथवे से हमारे पास फिनाइलएलानाइन का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है और हमारे पास अल्टरनेटिव मेटाबोलाइट्स की फॉर्मेशन होने लग जाती है, जैसे कि फिनाइल पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है या फिर फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामीन की फॉर्मेशन हो जाती है या फिर फिनाइल लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। और ड्यू टू द एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइलएलानाइन हमारे पास क्या हो जाता है, बहुत सारी ऐसी मेंटल डेफिशिएंसीज आ जाती हैं क्योंकि हमारे पास डोपामीन की फॉर्मेशन नहीं हो पाती और उसके अलावा हमारे पास अल्टरनेटिव जो फॉर्म्स हैं उनकी जो हमारे पास अल्टरनेटिव मेटाबोलाइट्स जो जनरेट हो रहे हैं वो हमारे पास ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे पास मेंटल डिसऑर्डर्स या मेंटल डेफिशिएंसीज जो हैं वो अकर हो जाती हैं। अब उसके अलावा नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है दैट इज अल्कैप्टोन्यूरिया। अल्कैप्टोन्यूरिया के अंदर क्या होता है हमारे पास, ये भी फिनाइल मेटाबॉलिज्म का इनबॉर्न एरर है। तो बेसिकली हमारे पास जब होमोजेनेसिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम जो है जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तब हमारे पास अल्कैप्टोन्यूरिया कॉज हो जाता है। तो हमारे पास होमोजेनेसिक एसिड ऑक्सीडेज जो है ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है होमोजेनेसिक एसिड की मेटाबॉलिज्म के लिए। तो हमारे पास होमोजेनेसिक एसिड की जो मेटाबॉलिज्म है वो ब्लॉक हो जाती है जिसकी वजह से हमारे पास होमोजेनेसिक एसिड जो है वो यूरिन के अंदर हमारे पास एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है एक्यूमुलेशन के बाद। और जब हमारे पास यूरिन के अंदर होमोजेनेसिक एसिड प्रेजेंट होता है तो इट टर्न्स द यूरिन ब्लैक इन कलर। तो अल्कैप्टोन्यूरिया के अंदर क्या होता है, हमारे पास यूरिन जो है वो जब एयर के कांटेक्ट में आता है तब हमारे पास ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ होमोजेनेसिक एसिड हमारे पास जो यूरिन है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। और उसके अलावा हमारे पास जो अल्कैप्टोन्यूरिया है, अल्कैप्टोन्यूरिया लीड्स टू ओक्रोनोसिस। अब ओक्रोनोसिस में क्या हो जाता है, हमारे पास जो कार्टिलेज होता है हमारा इट स्टार्ट्स टर्निंग ब्लैक इन कलर क्योंकि हमारे पास होमोजेनेसिक एसिड की डिपोजिशन हो जाती है। अब उसके अलावा हमारे पास एक और डिसऑर्डर है विच इज नोन एज एल्बिनिज्म। अब एल्बिनिज्म के अंदर क्या होता है हमारे पास, एल्बिनिज्म के अंदर एल्बिनिज्म इज ऑल्सो अ पार्ट टाइप ऑफ फिनाइलएलानाइन मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर। फिनाइलएलानाइन हमारे पास प्रॉपर्ली मेटाबोलाइज नहीं होता जब हमारे पास टायरोसिनेज एंजाइम की हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाती है और हमारे पास टायरोसिन का मेलानिन के अंदर कन्वर्जन नहीं हो पाता। सो टायरोसिन जो है वो हमारे पास मेलानिन के अंदर कन्वर्ट होता है in the presence of enzyme tyrosinases। तो जब हमारे पास टायरोसाइनेजेस की डेफिशिएंसी हो जाती है तब हमारे पास मेलानिन की फॉर्मेशन नहीं होती
एंड जब हमारे पास अब मेलानिन जो है ये हमारी स्किन को पिगमेंटेशन प्रोवाइड करता है, एंड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मेलानिन हमारे पास जो स्किन है पेशेंट की वो ऐसे अपीयर होने लग जाती है जैसे ब्लीच्ड हो, या फिर हमारे पास कलर जो है वो रिमूव हो जाता है. So these were all the disorders which occurs in the body due to the deficiency of or the disturbances in the metabolism of specifically phenylalanine. So next lecture के अंदर हम lipid metabolism के बारे में पढ़ेंगे. Thank you.